हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? सब बढ़िया। तो देखिए, आज हम लेके आए हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। क्लास 10 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो हम शुरू करेंगे इसे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये आपका पहला ही चैप्टर है ज्योग्राफी में। तो सबसे पहली बात, तो जैसे ही हमें आता है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। तो आप एक पहले ओवरव्यू देखिए चैप्टर का कि ओवरव्यू में आपको करना क्या क्या है, ठीक है। उससे पहले क्या मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है? एवरीथिंग इज क्लियर? तो आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, फिर मैं क्लास स्टार्ट करूं, ठीक है। आप फटाफट से टाइप करिए। ओके, चलो कमेंट्स आ गए। देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है कि रिसोर्स में आपको तो एक पढ़ना है सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स। क्या पढ़ना भाई? डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स। आपको पता होना चाहिए कि भाई रिसोर्स क्या है, उसकी डेफिनेशन पढ़ना है बेसिकली। फिर उसके बाद हम जाएंगे क्लासिफिकेशन पे। कहां पे जाएंगे भाई? क्लासिफिकेशन पे। पहला हम देखेंगे रिसोर्स क्या होता है, फिर हम जाएंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, ओके। फिर उसके बाद हमें देखना है कि क्लासिफिकेशन कई तरह का होता है ऑन द बेस, अलग अलग बेसिस होते हैं, डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन देंगे। फिर हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। हमारा एक यहाँ छोटा सा बीच में एक टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और उसी में आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर हम प्लानिंग की बात करेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों नेसेसरी है, व्हाई रिसोर्स प्लानिंग इज नेसेसरी, ठीक है। तो हम आज के लेक्चर में पहली बात तो बात करेंगे कहां तक? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि अगर हमारा प्लानिंग का पोर्शन कवर हो जाए, बट इट इज क्वाइट लॉन्गर, सो द क्लास विल बी लेंथी इफ आई विल कवर प्लानिंग, ओके। तो ये हमें आज पढ़ना है। आप पहले एक दिमाग में आपके एक ओवरव्यू वाइड मैप होना चाहिए। आप ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं तो मैपिंग इज वेरी नेसेसरी इन ज्योग्राफी। तो आपको पता चल गया आपको रिसोर्स पढ़ना है, रिसोर्स के क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ना है, या फिर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स पढ़ना है, और देन प्लानिंग पढ़नी है हमने, ठीक है। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम बढ़ेंगे आगे कि रिसोर्स की डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे कि रिसोर्स क्या है, बेसिकली रिसोर्स होता क्या है। तो रिसोर्स की डेफिनेशन की बात जैसे ही हम करते हैं तो रिसोर्स भाई जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं इट इज रिसोर्स। आप बेसिकली आप वाटर का यूज कर रहे हैं तो वाटर आपके लिए क्या है? रिसोर्स है विच सेटिस्फाइंग आवर नीड्स। बेसिकली रिसोर्स इज अ थिंग विच सेटिस्फाइंग आवर थिंग, ठीक है ना। तो रिसोर्स की डेफिनेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, फिर हम चलते आगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, करते हैं रिसोर्स की डेफिनेशन। व्हाट इज रिसोर्स? सबसे पहली बात, जब भी हम बात करते हैं रिसोर्स की, तो रिसोर्स इज अ थिंग विच सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स। तो सेटिस्फाइड तो कर रहा है ह्यूमन नीड्स की, लेकिन उसके साथ 3 कंडीशंस भी होती है। फर्स्ट वन इज टेक्निकली एसेसिबल। तो रिसोर्स वो है जिसको हम टेक्निकली एसेस कर पा रहे हैं, जिसको हम यूटिलाइज, मतलब जिसको हम रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए हम टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल भी होने चाहिए। जैसे हमारे पास सपोज करो कि हमें H2O है, वाटर को हमें क्या करना है? यूटिलाइज करना है। वाटर से हम सोचते हैं फ्यूल सेल का यूज करें, लेकिन हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पार्ट्स को अलग अलग कर पाए, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या है? टेक्नोलॉजिबल एसेसेबल भी होना चाहिए। जैसे गोल्ड है, गोल्ड की हमने एक्सट्रैक्शन करनी है तो उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी, हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो वो रिसोर्स हुआ बिकॉज इट इज टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल। तो सबसे पहली बात, रिसोर्स वो होता है जो टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना भाई? तो ठीक है। दूसरा देखते हैं कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब है जैसे हमने गोल्ड, बहुत सारा गोल्ड निकाला भाई, अब वो हमारी सोसाइटी में ऐसे ही पड़ा है, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है, कोई उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। तो जब वो ध्यान नहीं दे रहा कोई उसकी तरफ, तो वो हमारे लिए बेसिकली क्या हुई? कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं हुई। तो वो क्या हुआ? हमारे लिए रिसोर्स नहीं हुआ। तो फर्स्ट वन इज द रिसोर्स इज अ थिंग विच satisfy the human needs
but it is technologically accessible. Also, it is culturally acceptable. Last one is economical feasible. इकोनॉमिकली feasible. अब जैसे गोल्ड का एग्जांपल चल रहा है तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। हमने उसकी एक्सट्रैक्शन निकाली भाई, ओर से हमने मेटल ओर से हमने गोल्ड निकाला, मतलब गोल्ड के ओर से हमने गोल्ड निकाला। अब उसकी एक्सट्रैक्शन में तो हमने कितने पैसे लगा दिए, लगभग मान लो 2 करोड़ रुपए लगा दिए, लेकिन हमारे पास जो गोल्ड मिला वो सिर्फ 1 ही करोड़ का मिला, तो वो हमारे लिए क्या हुआ भाई, वो तो नुकसान हो गया ना हमारे लिए, तो वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं हुआ, तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं हुआ। तो रिसोर्स इज ए थिंग विच सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स विच इज टेक्नोलॉजिबल, एसेसिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल एंड इकोनॉमिकली फिजिबल। तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर समझ में आई होगी। डेफिनेशन क्लियर समझ में आ गई तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि डेफिनेशन रिसोर्स की आपको क्लियरली माइंड में आ जानी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला क्या हो गया, रिसोर्स इज अ थिंग विच सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स विच इज टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल, इकोनॉमिकली फिजिबल। ओके, अब देखते हैं हम कि रिसोर्स को ह्यूमन बीइंग्स कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो कैसे यूटिलाइज करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, नेचुरल जो भी हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट होता है या फिजिकल इन्वायरमेंट बोले, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने के लिए वो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और अपने इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। जैसे कोई भी मनुष्य है, वो गया भाई जंगल में, लकड़ी काटने चला गया, रबड़ लेने चला गया, तो उन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजी से उसे एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया, टेक्नोलॉजी से लेने लगी। मतलब अब जैसे डिफॉरेस्टेशन हुआ तो क्या हुआ, मशीनों से कटिंग शुरू हो गई। ऐसे जैसे रबड़ लेने गए तो रबड़ के इंस्टीट्यूशन बन गए फिर वहां पर, तो वो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ वो इंटरेक्ट हुए और उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशंस खोल दिए। तो ह्यूमन बीइंग्स कैसे यूटिलाइज करते हैं भाई रिसोर्सेज का, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको अपनी बुक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये आई होप आपको क्लियर हो गया। रिसोर्स इज अ थिंग विच सेटिस्फाइड द ह्यूमन नीड्स विच इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल एंड इकोनॉमिकली फिजिबल। And human beings utilize the resources by interacting with physical environment with the help of technology and making the institutions। ठीक है, ये क्लियर हो गया चीज। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज की तरफ। तो रिसोर्स की डेफिनेशन क्लियर होगी, इसके बाद हम बढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज की। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए भाई करते हैं क्लासिफिकेशन। क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज की। तो अलग अलग बेसिस पे इसे क्लासिफाई किया है। अलग अलग बेसिस पे क्यों किया है भाई, आप सपोज करो जैसे एक लड़की है, वो जा रही है, तो क्या बोलते तुम, वह जा रही है, और लड़का जा रहा है तो वह जा रहा है। तो अलग अलग क्यों बोला, क्योंकि भाई बेस अलग था, आधार अलग था, वो जेंडर के बेस पे हमने क्लासिफिकेशन किया। अब ऐसे ही मान लो कि आप किसी साइंस क्विज में जा रहे हो, आपके बच्चों को सिलेक्ट करना है, सपोज करो किसी टीचर को, तो वो उसका क्या होगा, बेस अलग होगा साइंस क्विज के लिए। अब यहीं कहीं स्पोर्ट्स इवेंट में जाना है तो उसका बेस अलग होगा, फिर वो देखेगा फिजिकली फिट कौन है, ठीक है ना। साइंस क्विज के लिए देखेगा वो ज्यादा से ज्यादा कौन, भाई पढ़ने में कौन ज्यादा है, तो क्या बेस अलग अलग है। तो इसी तरह से अलग अलग बेस पे हमने किसको, रिसोर्सेज को भी क्लासिफाई किया। भाई पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति के आधार पे हमने इसे क्या कर दिया भाई, क्लासिफाई कर दिया। इसमें दो तरह के आते हैं रिसोर्सेज, बोलते हैं पहला तो आता है बायोटिक रिसोर्सेज और दूसरा होता है एबायोटिक रिसोर्सेज। तो बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच हैव द लाइफ फॉर्म। लाइफ फॉर्म मतलब जो जीवित होते हैं। जैसे आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जो प्लांट्स हो गए। प्लांट्स क्या है, हमारे बायोटिक रिसोर्सेज हैं। तो एग्जांपल्स आप नोट कर सकते हैं, जैसे हमने बोला प्लांट्स हो गए। प्लांट्स हमारे क्या है, हमारे प्लांट्स बायोटिक रिसोर्सेज है। ऐसे एनिमल्स हो जाएंगे, हम लोग भी क्या एनिमल्स की श्रेणी में तो आते हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया, हमारा बायोटिक रिसोर्स है, तो वी आर द बायोटिक रिसोर्स, ठीक है। और एबायोटिक रिसोर्स होते हैं जिसमें लाइफ फॉर्म नहीं होता। तो लाइफ फॉर्म किसमें है, बायोटिक रिसोर्सेज पे। तो बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच हैव द लाइफ फॉर्म, है ना। एग्जाम्पल प्लांट्स एंड द एनिमल्स, ठीक। एबायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच डू नॉट हैव द लाइफ फॉर्म। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉन लिविंग रिसोर्सेज। एग्जाम्पल जैसे एयर हो गया इसका, ठीक है, और इसका वाटर हो गया।
क्या हो गया भाई, एयर और वाटर इसके एग्जाम्पल हो गए। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब कितना वो एग्जॉस्ट हो रहा है, खत्म हो जा रहा है, ठीक है ना। तो वो कितने खत्म हो जा रहा है उसके बेस पे हमने इसे क्लासिफाई किया। पहला तो आता है भाई रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब क्या है, जिसको हम बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि एग्जॉस्ट नहीं हो रही, मतलब खत्म नहीं हो रहा, ठीक है ना। जैसे वाटर, सपोज करो हमने नाम ले लिया वाटर, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच एग्जॉस्ट, विच डिप्लीट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, जो खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे टाइम के साथ। जैसे कोल हो गया, ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब किस में आते हैं, एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं भाई नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कैसे। देखिए जैसे वाटर है, सबसे अच्छा एग्जांपल वाटर है। वाटर से हमने क्या करा, कुछ भी पानी का यूटिलाइजेशन किया, जैसे गाड़ी धोई, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमने यूटिलाइज करते गए, नदियों में गया, नदियों से ओशंस में गया। तो ओशंस में जाने के बाद क्या हुआ, वो धीरे धीरे वहां से इवेपोरेट हुआ, फिर कंडेंस होके वापस हमारे पास आ गया ना, वाटर साइकिल पढ़ी है ना। तो वही क्या हो गया, रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया। तो रिन्यूएबल रिसोर्स वो है जो हमें बार बार हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जो हमें मिल जा रहा है बार बार, विच इज नॉन एग्जॉस्टिबल, ठीक है। और विच इज एग्जॉस्टिबल इज कॉल्ड द नॉन रिन्यूएबल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एग्जॉस्टिबल भी बोलते हैं, इसको एग्जॉस्टिबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, बेसिकली वाटर, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं नॉन रिन्यूएबल के। अब तीसरा हमने क्लासिफाई किया भाई ओनरशिप है। तो ओनरशिप का मतलब, इसको तो नाम से देख रहा है आपके, ओनरशिप मतलब जिसने के पास जो है उसकी। अब जैसे भाई मेरे पास ये मार्क कर रहे थे, मेरा हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से पहला इसमें आता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब जिसका, जैसे ये मार्कर मेरा है इस समय, तो ये मेरी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हुई ना। तो इसी तरह से इसमें एग्जांपल क्या होगा, हाउस, भाई किसी का घर उसी का तो होगा, प्रॉपर्टी, ठीक है, कार, ये सब क्या है, हमारे इंडिविजुअल रिसोर्सेस है। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेस आ गए किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, क्योंकि भाई उसने वो खरीदी है। कम्युनिटी, दूसरा आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी के ऊपर बेस पे देखो, जैसे पार्क हो गए, ठीक है ना, आपके कॉलोनी में पार्क होंगे, ठीक है, कम्युनिटी पार्क्स होते हैं। उसके बाद कॉलोनी हो गई, ये सब क्या है, कम्युनिटी की चीजें हैं, ठीक। एक कम्युनिटी ने बनाई है, तो एक कम्युनिटी की ओनरशिप किसके पास है, कम्युनिटी के पास। तीसरा आता है नेशनल। भाई नेशनल क्या है कि जितनी भी टेरिटरी है किसी एक कंट्री की, उसके अंदर जो भी चीज आ रही है तो वो क्या होते हैं, नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे टेरिटरी ऑफ कंट्री, विद इन द टेरिटरी ऑफ कंट्री, टेरिटरी ऑफ कंट्री के अंदर जितनी भी चीजें आ गई वो क्या हो गए भाई, नेचुरल रिसोर्स हो गई। टेरिटरी ऑफ कंट्री के अंदर मतलब जैसे हमारे देश की जो भी बाउंड्री है, जैसे उसके अंदर कोई भी इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, ऑफिसेस हो गए, और फिर रेलवेज हो गए, जैसे ट्रांसपोर्ट बसेस हो गई, ये सब क्या है, अपनी एक नेशनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो नेशनल रिसोर्स है ये, नेशनल रिसोर्स है ये, इसीलिए हम बोलते हैं ना, कुछ भी होता है तो हम नेशनल प्रॉपर्टी को हार्मफुल नहीं पहुंचा सकते। तो वही क्या है, रेलवेज हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जहाज हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, ऑफिसेस हो गई, ये सब क्या है, नेशनल प्रॉपर्टी हो गई। इंटरनेशनल क्या होता है, इंटरनेशनल का एग्जांपल देखिए आप, पहले लिखिए इंटरनेशनल वाटर। इसको समझते हैं हम, होता क्या है भाई, इंटरनेशनल वाटर। तो जो भी चीज इंडिविजुअल, कम्युनिटी और नेशनल के अंदर नहीं आई, वो क्या आ गई, इंटरनेशनल के अंदर आ गई। तो आप लोग कहोगे कि सर कुछ ना कुछ तो सबके पास होता है भाई, इंडिविजुअल होगा, कम्युनिटी होगा, नेशनल, तो ये क्या है। तो इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास इंडिया का मैप था, ठीक है, कुछ इस तरह का मैप होता है। मैं नीचे का पोर्शन बना देता हूँ साइड से, जहां से हमें वाटर, बेसिकली हमें वाटर को पढ़ना है, ठीक है। ये हमारा इंडिया का मैप था ऐसे। तो इंडियन ओशन में क्या होता है, बेसिकली जो नेशनल प्रॉपर्टी होती है ना, तो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर इतनी दूर दूर जो वाटर है, कितने दूर, उसकी एक मेजरेबल डिस्टेंस होती है, उसे बोलते हैं 12 नॉटिकल माइल। क्या बोलते हैं, 12 नॉटिकल माइल। अब बेसिकली 12 नॉटिकल माइल क्या होती है, जैसे लाइट ईयर एक क्या होती है, यूनिट होती है लाइट को मेजर करने के लिए। इसी तरह से समुद्र के पानी को मेजर करने के लिए नॉटिकल माइल का यूज किया जाता है। तो 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल तक तो वो नेशनल प्रॉपर्टी रहती है। तो हम कह सकते हैं वो नेशनल रिसोर्स है, वी कैन यूटिलाइज इट। लेकिन 12 नॉटिकल माइल से 100 नॉटिकल माइल तक आगे
जो भी आएगा वो एक इंटरनेशनल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसे बोला गया एग्जाम्पल इंटरनेशनल वाटर, ठीक है। अब समझ में आया। तो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी वो है जो 12 नॉटिकल माइल से 100 नॉटिकल माइल तक रही। इंटरनेशनली वो किसी की भी हो सकती है, एवरीवन कैन यूटिलाइज इट, ठीक है। तो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी वो हुई। तो समझ में आया ऑनरशिप के बेस में। फटाफट से रिकैप देखते हैं। अभी हमारा स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे रह गया है और मोस्ट ऑफ द बच्चों को इसी में प्रॉब्लम आती है, तो अभी हम देखेंगे। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट को डीप में थोड़ा देखेंगे। पहले फटाफट से रिवीजन करते हैं भाई। ओरिजिन के बेस पे क्या बताया मैंने, बायोटिक, ए बायोटिक। बायोटिक वो जिसमें लाइफ फॉर्म होता है, ए बायोटिक वो जिसमें लाइफ फॉर्म नहीं होता है। एग्जाम्पल प्लांट्स एनिमल बायोटिक के, ए बायोटिक का एयर और वाटर हो गया। उसके बाद देखा एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे। एग्जॉस्टिबिलिटी क्या है, जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जैसे रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एग्जॉस्ट नहीं होता, इसीलिए उसे बोल रहे रीन्यू, बार बार यूज कर सकते हैं। इट इज नॉन एग्जॉस्टिबल, ठीक है। और जो एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं वो नॉन रिन्यूएबल। एग्जाम्पल वाटर, इसका हो जाएगा कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। ओनरशिप के बेस पे हमने कहा इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। इंडिविजुअल वो भाई जिसको इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, जिसकी कह सकते हैं वो इंडिविजुअल रिसोर्स है। किसी का हाउस है, किसी की प्रॉपर्टी है, किसी का कार है, वो सब क्या है, उसके इंडिविजुअल रिसोर्स है। कम्युनिटी जैसे पार्क, कॉलोनी, ठीक है ना, टेम्पल्स, ये सब क्या है, कम्युनिटी के है। नेशनल रिसोर्स क्या है, जो विद इन द टेरिटरी ऑफ कंट्री आ रहे हैं। जैसे ये विद इन द टेरिटरी ऑफ कंट्री कुछ भी आ रहा है, रेलवे हो गया, बसेस हो गए, ट्रांसपोर्टेशन का, वो सब क्या है, ऑफिस हो गए, ठीक है। ये सब क्या है, नेशनल रिसोर्स है। इंटरनेशनल रिसोर्स जो भी 12 नॉटिकल माइल्स से 100 नॉटिकल माइल्स के बीच में आ रहा है, मतलब जो किसी में नहीं हुआ, जो बच गया, वो क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्स है, ठीक है। तो एग्जाम्पल इंटरनेशनल वाटर है, उसको हमने इससे देख लिया। तो ये हमने करा अभी तक क्लासिफिकेशन। एक हमारा बचा है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, वो अभी हम करते हैं। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ेंगे आगे। तो चलिए गाइस, अब करते हैं स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे। किसके बेस पे, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे, ठीक है। तो अब हमारा ये छूटा था, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इसी में आती है कि स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में 4 तरह के हमारे रिसोर्सेस होते हैं। कितने तरह के, 4 तरह के। पहला होता है पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और फिर लास्ट वन इज रिजर्व। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। तो हमने यहाँ पर बेसिकली सारी डेफिनेशंस में जो टर्म्स यूज हुई है ना, टेक्निकल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, विलिंगनेस टू यूज, आर बी एबल टू यूटिलाइज इट, और लास्ट में एग्जाम्पल, उसको यूटिलाइज करते हुए इसे करा है। तो पोटेंशियल देखिए, सबसे पहले पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच can be utilized. We have the technology to utilize it and we are willing to utilize it, but we are not able to utilize it. Example, solar energy and the wind energy, ठीक है ना। तो solar energy and the wind energy are the example of potential resource. How? भाई सोलर के लिए या फिर विंड एनर्जी के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है। जितनी भी रेडिएशन आ रही है अर्थ पे या फिर विंड जो ब्लो कर रही है, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल टेक्नोलॉजी है हमारे पास, हम उसको यूटिलाइज करने के लिए विलिंग है। हाँ भाई बिल्कुल है, तभी तो हम सोलर एनर्जी का यूज कर रहे हैं, सोलर एनर्जी का या फिर विंड एनर्जी का। लेकिन क्या हम उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं पूरी तरह से? नहीं। अब इंडिया में भी राजस्थान का पार्ट ही जिसमें है जो हम सोलर एनर्जी का यूटिलाइज कर पाते हैं। तो आर वी एबल टू यूटिलाइज इट? नो, वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज इट। तो क्लियर हुआ पोटेंशियल एनर्जी, sorry, potential resource. The potential resources are those resources in which we have the technology to utilize it and we are willing to use, but we are not able to utilize it properly. Example, solar energy and the wind energy. Okay. अब आते डेवलप्ड पे। डेवलप्ड का जब केस आता है हमारे पास, डेवलप्ड में क्या होता है कि अवेलेबिलिटी है हमारे पास भाई टेक्नोलॉजी की, विलिंगनेस भी हम यूज करने का और उसको हम यूटिलाइज भी कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम को देखो हम बहुत बेहतरीन तरीके से यूज कर पाते हैं। डेवलप्ड वो है जो फुली डेवलप्ड है और हम यूटिलाइज भी कर पा रहे हैं, एक्सेप्टेबल भी है हर जगह, ठीक है। तो ये डेवलप्ड का आ गया। स्टॉक का देखते हैं। स्टॉक का हम देखते हैं कि भाई स्टॉक पहली बात तो वो रिसोर्स है जिसके लिए हमारे पास अवेलेबिलिटी ही नहीं है टेक्नोलॉजी की। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे वाटर मैंने यहाँ लिखा भाई। तो अगर देखा जाए वाटर का अबेंडेंस है हमारे पास, वाटर लार्ज है, लेकिन क्या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी कि हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और वाटर के हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अलग कर दें? नहीं।
और हम इसको यूटिलाइज करते हैं, वी आर विलिंग टू यूज, बट we do not have the technology so that we can use hydrogen as well as hydrogen as well as oxygen from the water molecule, ठीक है, and we are not able to utilize it also, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ कंडीशन क्या थी, अवेलेबिलिटी थी टेक्नोलॉजी की, लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। ओके, रिजर्व की कंडीशन में आते हैं, तो रिजर्व में देखिए पहली बात तो रिजर्व आर द सबसेट ऑफ स्टॉक, स्टॉक का सबसेट होता है रिजर्व। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर स्टॉक और रिजर्व तो एक ही चीज है। रिसोर्स जो रिजर्व है ना वो हमारा स्टॉक का क्या होता है, एक सबसेट होता है। समझ में आई भाई, ठीक है। तो देखो यहां बेसिकली क्या हुआ, यहां पर हम विलिंगनेस नहीं है, हम क्योंकि हमने ये रिजर्व कर रखी है फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो हम विलिंग ही नहीं है यूज करने के। इसे टेक्नोलॉजी तो है हमारे पास लेकिन हम विलिंग नहीं है यूज करने के लिए। क्यों नहीं भाई, हमें फ्यूचर जनरेशन को भी तो देखना है। जैसे आप एग्जांपल करते हैं वाटर इन डैम्स, भाई जितने भी हाइड्रो पावर प्लांट्स है, थर्मल पावर प्लांट्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स है, वाटर हम यूटिलाइज कर सकते हैं कन्वर्ट करने के लिए, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम उसे क्यों नहीं यूटिलाइज करें, बिकॉज वी आर सेविंग इट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। फॉरेस्ट है जितना भी हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं ना, लेकिन हम क्यों नहीं यूज करें, बट बिकॉज वी आर सेविंग इट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। समझ में आई क्लियर चीज। अब पोटेंशियल और रिजर्व में पहली बात तो डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल और रिजर्व में डिफरेंस ये है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी दोनों में है, यहां पर हम विलिंग टू यूज है, यहां पर हम विलिंग है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें उसे रिजर्व करना है फ्यूचर जनरेशन के लिए। एक चीज क्लियर होगी। स्टॉक और रिजर्व में डिफरेंस क्या होता है, स्टॉक के केस में हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, यहां हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो हम यूटिलाइज करना चाह रहे हैं इसमें, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है और यहाँ हम चाह ही नहीं रहे, तो कंडीशंस रिवर्स होगी ना। तो स्टॉक इज रिजर्व इज ए सब सेट ऑफ स्टॉक, वी कैन से दैट। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। डिटेल में पढ़ा है इसीलिए स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, बिकॉज यहाँ पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो अब पढ़ेंगे आगे, तो फटाफट से आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लासिफिकेशन यहाँ पर ओवर हो गया है, इसके बाद हम आगे देखते हैं यहाँ का डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स शुरू करते हैं यहां से। ओके, चलिए भाई शुरू करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। अब हम किस पे आ गए हैं, डेवलपमेंट। भाई क्लासिफिकेशन हमने रिसोर्स कर लिया, हमने डेफिनेशन कर ली उसकी पहली बात, तो फिर करा क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे, ठीक है। सबसे पहले हमने उस पे करा, फिर किस पे करा, एग्जॉस्टिबिलिटी पे करा, फिर हमने किस पे करा, ऑनरशिप पे करा, फिर हमने स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में करा। अब हम कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स जैसे ही आप पढ़ते हो अपनी बुक में, तो एक टर्म लिख के आते हैं इनडिस्क्रिमिनेट यूज। तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज का मतलब क्या है, आपके लिए अवेलेबल है, तो हमने वहां क्या मान लिया कि रिसोर्सेज को फॉर ग्रांटेड ले लिया है, फॉर ग्रांटेड लेके हम उसका अंधाधुंध यूज कर रहे हैं, उसे बोलते हैं इनडिस्क्रिमिनेट यूज। हम कुछ देख ही नहीं रहे, हम बस यूटिलाइज करते जा रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। तो बेसिकली फिर हो क्या रहा है, इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि इनडिस्क्रिमिनेट की वजह से हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है, ठीक है ना। हमें क्या बेसिकली प्रॉब्लम्स देखनी है कि जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज की वजह से आ रही है। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर ग्रीड बहुत ज्यादा आ गए। ग्रीड क्या मतलब, लालचीपन। कैसे भाई, हमारे पास जहां पर रिसोर्सेस है हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार नहीं कर रहे हैं, अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं, अपने ग्रीड को करने के लिए। उसकी वजह से क्या है, डिप्लेशन स्टार्ट हो गया है, किसका, रिसोर्सेज का। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज स्टार्ट हो गया, किसकी वजह से, ग्रीड की वजह से। अब महात्मा गांधी जी ने एक बात कही है कि सबसे पहली बात कि अर्थ हैज द इनफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड बट डू नॉट हैव द इनफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई एनीवन्स ग्रीड। मतलब पृथ्वी पे इतना रिसोर्स है, या फिर हम कह सकते हैं इतने संसाधन है कि वो हर एक मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, लेकिन इतना रिसोर्स बिल्कुल नहीं है कि वो किसी एक मनुष्य की भी लालच को की पूर्ति कर पाए, ठीक है ना। तो ये वाली चीज बहुत सही कही उन्होंने कि ग्रीड की वजह से डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स स्टार्ट हो गया। अब बेसिकली ग्रीड की वजह से डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स हो गया, जिससे मान लीजिए तो जैसे कोई झुग्गी झोपड़ी है, वहां पर क्या है, पानी कम आ रहा है, शॉर्टेज आ रही पानी की, और कहीं पर पानी बहुत ज्यादा, तो वो क्या
वेस्ट करे जा रहे हैं जहां पर ज्यादा आ रहा है, जैसे हाई सोसाइटीज में वेस्ट करे, और जहां पर नहीं आ रहा है वहां पर उनको लाइनों में लग के लेना पड़ रहा है। तो क्या सोसाइटी डिवाइड होगी किसमें, हैव एंड हैव नॉट्स में। हम बेसिकली कह सकते हैं रिच और पुअर में डिवाइड होगी, किसमें, रिच और पुअर में डिवाइड होगी, ठीक है ना। दूसरी प्रॉब्लम ये आई कि सोसाइटी का मतलब डिवाइडेशन हो गया, हैव एंड हैव नॉट्स में, रिच एंड पुअर में। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है भाई, ग्लोबल इकोनॉमिकल क्राइसिस आ रही है इनडिस्क्रिमिनेट यूज की वजह से। एक तो हमारा ग्रिड हो गया सबसे पहला, जिसकी वजह से डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हो गए। फिर हैव एंड हैव नॉट्स में सोसाइटी डिवाइड हो गई। तीसरा ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आ गया। कैसे भाई, देखो ग्लोबल वार्मिंग थी हमारे पास, एक एग्जाम्पल है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। कैसे हुआ भाई, हमारे पास जैसे डिस्टर्बेंस होने लगी एटमॉस्फेयर में, इसकी वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स पे जो वाटर थे वो मेल्ट होना शुरू हो गया, और धीरे 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 क्या हो रहा है, वहां पर मेल्ट होना शुरू हो गया, तो ओशंस का लेवल बढ़ गया। अब क्या हो रहा है, जो छोटे छोटे आइलैंड से वो डूब गए भाई, वहां पर तो फैक्ट्रीज भी नहीं थी, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस है। और ये पूछ के नहीं आते भाई साहब, ऐसे तो ना पानी आ रहा है तो वो पूछ रहा है आइलैंड वालों से, भाई तुमने ग्लोबल ये रिसोर्सेज का डिप्लीशन स्टार्ट किया था, मैं तुम्हें डुबाऊं कि ना डुबाऊं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये क्या पूछ के नहीं आता कोई भी। ग्लोबल वार्मिंग इसका एक बेस्ट एग्जांपल है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस का। तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज की वजह से प्रॉब्लम्स तो ये आई, तो सोल्यूशन क्या था भाई, जहां प्रॉब्लम है सोल्यूशन भी निकाला जाएगा। तो उसका सोल्यूशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने कहा था हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब वो है कि डेवलपमेंट जो प्रेजेंट में हो रही है वो होती रहे, लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स है उसको कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, पहली बात। डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो यही बात कह रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पहली बात तो इन्वायरमेंट को हार्मफुल नहीं देना है। दूसरी बात कि प्रेजेंट में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको इस तरीके से करना है कि फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को फुलफिल किया जा सके, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए एक मीट हुई थी रियो डी जनेरियो या फिर रायो डी जनेरियो, जो भी आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो रायो डी जनेरियो पे एक मीट हुई थी, ये कहां पे भाई, ब्राजील में। और कब हुई थी, कहां पे, ये ब्राजील में। और कब हुई थी, 1992 में हुई थी, 1992 में हुई थी। इसमें हुआ क्या था कि 100 कंट्रीज के हेड गए थे, हेड बेसिकली प्रेसिडेंट हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गए, वो हेड गए थे। और वहां पर उन्होंने सबने एक कॉमन टॉपिक पे बात करी। बेसिकली ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट पे पहली मीट हुई थी, इससे पहले भी बहुत मीट हुई, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एजेंडा निकल के आया वो इस मीटिंग में निकल के आया, इसलिए ये बहुत फेमस भी है और आपको पता भी होना चाहिए। और इसमें एक नया कंसेप्ट निकल के आया, एजेंडा 21। भाई एजेंडा 21 क्या था, इन्होंने सबने साइन किए वहां पर। एजेंडा 21 देखेंगे डिटेल में, ठीक है। तो उससे पहले एक बार रिव्यू देख लेते हैं, अभी तक क्या करा आपने, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट देख रहे थे। तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज की वजह से प्रॉब्लम्स ये आई, क्या ग्रीड, हैव नॉट एंड हैव्स में सोसाइटी डिस्टर्ब हो गई, इकोलॉजिकल क्राइसिस आ गए। सॉल्यूशन निकल के आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ओके, यहां पर एक कंसेप्ट निकल के आया हमारे पास एक मीटिंग का, रायो डी जनेरियो, ठीक है। ये बहुत फेमस है, क्यों, कंसेप्ट यहां से निकल के आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। एजेंडा 21 इसमें आया, एजेंडा 21 देखेंगे डिटेल में। उससे पहले आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं एजेंडा 21 की। तो भाई चलिए करते हैं अब एजेंडा 21। क्या करते हैं, एजेंडा 21। एजेंडा 21 के बारे में हम करेंगे डिटेल में। पहली बात तो एजेंडा 21 था क्या, यहाँ पर डिक्लेरेशन हुआ था रायो डी जनेरियो में। कहाँ है ये, ब्राजील में, 1992 में। इनमें क्या हुआ था भाई, 100 कंट्रीज के क्या आए थे, हेड आए थे। कौन आए थे, प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, हेड जो थे वहां पर आए, उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन करा। और उस डिक्लेरेशन में क्या बोला,
हम लोग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में हेल्प करेंगे। तो इसकी बात आ गई ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसीलिए रायो डी जनेरियो का सम्मेलन या फिर समिट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एजेंडा 21 निकल के आया। ठीक है, एजेंडा 21 निकल के आया और इसमें क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल फॉर सस्टेन, इससे हेल्प मिली। किससे मिली, यूनाइटेड नेशन सेंट्रली इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट के लिए हेल्प मिली, यूएनसीईडी की। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बोला क्या क्या, हम कॉम्बैक्ट करेंगे इन्वायरमेंटल डैमेजेस को, जितने भी इन्वायरमेंटल डैमेज है उसको रिड्यूस करेंगे, उसको कॉम्बैक्ट करेंगे। ठीक है, पॉवर्टी से फाइट करेंगे। मेन इश्यू उस समय था पॉवर्टी, गरीबी बहुत थी भाई, गरीबी को कैसे खत्म किया जाए उसके बारे में चर्चा हुई। और डिजीजेस से, क्योंकि पॉवर्टी थी तो डिजीजेस भी बहुत ज्यादा थी, तो उस चीजों को लेकर एक कॉमन सबकी क्या हुई, बातचीत हुई और उस पर डिक्लेरेशन साइन हुआ। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज एजेंडा 21 में क्या हुआ था भाई, यहाँ पर ऐसा नहीं था कि भाई एक हेड ने बोला और सारी स्टेट्स को बोल दिया गया भाई ये फॉलो करो। यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन का मेन कंसेप्ट निकल के आता कि लोकल गवर्नमेंट को बोला गया कि वो अपने लोकल एजेंडा 21 फॉलो करेंगे। मतलब लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स लोकल एजेंडा 21, वो अपने तरीकों से एजेंडा 21 को फुलफिल करने में हेल्प करेंगे। ठीक है ना, तो दिस वाज द मेजर पार्ट इन दिस द एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 का या फिर रायो डी जनेरियो की सम्मेलन का ये मेन पॉइंट था, वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट दैट लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स लोकल एजेंडा 21। क्लियर हो ये चीज? तो फटाफट से देखते एक बार एजेंडा 21 में क्या था। एजेंडा 21 क्या था, रायो डी जनेरियो में हुआ। कहां पर है, ब्राजील में। कब हुआ, 1992 में डिक्लेरेशन साइन हुआ। क्या बोला गया, हम हेल्प करेंगे या ग्लोबल अचीविंग द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कैसे कैसे भाई, बाय कॉम्बैक्टिंग द इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीज। ठीक है, और क्या मेन टॉपिक क्या था इसमें कि लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स लोकल एजेंडा 21। तो ये था एजेंडा 21। फटाफट से आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो भाई ले लिया स्क्रीनशॉट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो अब इसके बाद हम शुरू करेंगे भाई, जब हमारे ये हो गया, डेवलपमेंट हो गया इतना, तो रिसोर्सेज का प्लानिंग कैसे करें। तो वाई प्लानिंग इज नेसेसरी, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो आपको यहां तक कंप्लीट समझ में आ गया होगा। कुछ प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स पे टाइप करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों के पास पहुंचाइए। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।